नमस्ते कैलाश जी। नमस्ते सर। तैयार है आप साक्षात्कार के लिए? जी सर, तैयार हूँ। जी बढ़िया। कौन से जिले से संबंध रखते हैं आप? जी सर, मैं राजस्थान के वस्त्र नगरी के नाम से जाने जाने वाले भीलवाड़ा जिले से संबंध रखता हूँ, जो केसरी वर्तमान सिंह में किस पद बारेट पर की कार्यरत हैं? जन्मभूमि रही है। जी 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 जी, सर। वर्तमान में किस पद पर कार्यरत हैं आप? जी सर, वर्तमान में मैं अध्यापक L1 के पद पर कार्यरत हूँ। बहुत बढ़िया। अभी आप L1 से सीधे आप सहायक आचार्य बनना चाहते हैं हिंदी विषय में, तो इसके लिए आपकी क्या रुचि है? किस तरह से आप अपने आप को तैयार किया इसके लिए कि आप L1 से सीधे आप सहायक आचार्य के लिए तैयारी करने के लिए आए हो या साक्षात्कार देने के लिए आए हो भी हमारे बीच? जी सर, मैं अध्यापक L1 पे कार्यरत हूँ। यहाँ पे मुझे बच्चों को पढ़ाने में बहुत ही गौरवान्वित महसूस करता हूँ। और फिर मैंने धीरे धीरे आगे की पढ़ाई जारी रखी और नेट जेआरएफ किया 2020 में। उसके बाद मेरी जिज्ञासा हुई कि मैं उच्च शिक्षा में भी कुछ योगदान दूँ और बच्चों को एक अच्छी शिक्षा दूँ। इसके लिए मेरे मन में ये जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि जो बच्चे 12वीं पास करके आएँगे महाविद्यालय में, तो वहाँ उनकी एक ऐसी उम्र है जिससे उनके जीवन की दशा और दिशा तय होती है। तो इसी आधार पर मैंने सोचा कि भई उच्च शिक्षा में भी बच्चों का दिशा और दशा तय करने और उनके उज्ज्वल भविष्य बनाने के लिए मैं उच्च शिक्षा में आना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया कैलाश जी। ये बताएं, नेट और जेआरएफ में क्या अंतर है? जी सर, नेट एक पात्रता परीक्षा है और जेआरएफ रिसर्च के लिए होता है, जिसमें फेलोशॉपी मिलती है, जूनियर रिसर्च फेलोशॉपी। तो उसमें उच्च शिक्षा विभाग में रिसर्च करते हैं जैसे हम, तो यूजीसी की तरफ से हमें कुछ अनुदान मिलता है तो आगे उच्च अध्ययन के लिए या रिसर्च करने के लिए। जी सर। जी कैलाश जी, अभी आपने दो शब्द प्रयोग में लिए, रिसर्च और फेलोशिप। इन दोनों का हिंदी बता पाएंगे आप? हिंदी में इनका क्या अनुवाद है? जी सर, रिसर्च का अर्थ होता है शोध कार्य और फेलोशॉपी यानी छात्रवृत्ति या अनुदान। जी जी जी। सर। चलिए कैलाश जी, आप भीलवाड़ा जिले से संबंध रखते हैं। भीलवाड़ा जिले की ऐसी कौन सी विशेषताएं हैं जो अन्य किसी जिले में नहीं है, या जिन चीजों के लिए भीलवाड़ा जाना जाता है? जी सर, भीलवाड़ा का जैसे मैंने पहले बताया, भीलवाड़ा जिला वस्त्र नगरी के नाम से जाना जाता है। यहाँ वस्त्र उद्योग का काफ़ी बड़ी मात्रा में उद्योग लगे हुए हैं, जहाँ से पूरे राजस्थान, भारत और देश विदेश में यहाँ से कपड़े बनकर जाते हैं। उसके साथ में यहाँ एक देवनारायण जी का मंदिर है आसिंद के पास में, वो भी काफ़ी प्रसिद्ध है। उसके बाद सर यहाँ एक मांडलगढ़ का किला है। और आगे देखें हम तो केसरी सिंह बारेट की जन्मभूमि रही है यहाँ पे, जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में अपना पूरा परिवार ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। जी सर। बहुत बढ़िया। केसरी सिंह बारहट के बारे में और आप क्या बता सकते हैं जो अभी तक आपने नहीं बताया इन बातों में? जी सर, केसरी सिंह बारेट जो मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह जो दिल्ली दरबार में जा रहे थे, तो उन्होंने महाराणा फतेह सिंह को दिल्ली दरबार में जाने से रोकने के लिए, उनको स्वाभिमान को जगाने के लिए चेतावनी का चुंगटिया नामक 13 दोहे लिखे, जिसमें उन्होंने चित्तौड़गढ़ जाकर आनन फानन में लिख के उदयपुर गए। उदयपुर से रेलगाड़ी निकल चुकी थी, तो उन्होंने आनन फानन में चित्तौड़गढ़ जाके वहाँ के स्टेशन पे जाके वो चेतावनी का चुंगटिया फतेह सिंह को दिया। लेकिन उन्होंने पढ़ा नहीं और उन्होंने दिल्ली दरबार में दिल्ली पहुंच गए और उसके बाद में दरबार में जाने से पूर्व उन 13 सोरठों या दोहों को खोला। और फिर उनको पढ़ के उनका स्वाभिमान जागृत हो गया और फतेह सिंह दिल्ली दरबार में जाने नहीं गए और वहीं से वापस लौट के आ गए। इसमें उनमें एक है कि पग पग भमिया पहाड़, धरा छाड़ राख्यो धर्म, इसु महाराणा रा मेवाड़, हृदय बसिया हिंद रे। इस प्रकार से उनका स्वाभिमान जगाया। जी बहुत बढ़िया।
बढ़िया कैलाश जी। ये बताइए भीलवाड़ा जिले में कौन कौन सी नदियां बहती हैं? जी सर, भीलवाड़ा जिला में कोठारी नदी, बनास नदी, बेड़च नदी, मैनाल नदी आदि नदियां बहती है। अब बनास नदी का उद्गम कहाँ से होता है सर? जी सर, बनास नदी का उद्गम खमनोर की पहाड़ियों से होता है। कैलाश जी बहुत बढ़िया। जी सर। मेरी तरफ से आपके प्रश्न पूरे हुए। बाकी आगे के विषय विशेषज्ञ साक्षात्कार को जारी रखेंगे। जी कैलाश जी, हाँ सर, नमस्ते सर। क्या पढ़ कर के आए? जी सर, मैं भक्ति काल पढ़ के आया हूँ। बहुत अच्छा। भक्ति काल में सूरदास जी हुए। सूरदास जी जी की सर। भ्रमर गीत परंपरा के बारे में बताइए आप। जी सर, सूरदास की भ्रमर गीत परंपरा में, जैसे भ्रमर गीत परंपरा की बात करें हम, तो सबसे पहले श्रीमद् भागवत कथा के 10वें स्कंद के 47वें अध्याय में भ्रमर गीत परंपरा हमें मिलती है। उसके बाद सूरदास के सागर में भ्रमर गीत परंपरा मिलती है। उसके बाद नंददास की भंवर गीत, और फिर सत्यनारायण कवि रत्न की भ्रमर दूत नाम से भी भ्रमर गीत परंपरा मिलती है। और एक जगन्नाथ दास रत्नाकर की कवित रत्नाकर, वो भी भ्रमर गीत परंपरा में आती है। जी सर। जगन्नाथ दास रत्नाकर की कवित रत्नाकर है क्या आप? जी सर, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, शायद कोई बात नहीं। नारज। जी सर। नंददास और सूरदास जी के भ्रमर गीत में कोई 3 अंतर बता दीजिए। जी सर, सूरदास का भ्रमर गीत की, जैसे उसमें विरह की जो अभिव्यक्ति मिलती है, वो नंददास के भंवर गीत की अपेक्षा अधिक पाई जाती है। और जहाँ सूरदास की गोपियाँ भावात्मक रूप से अधिक देखी जाती है, वहीं नंददास की गोपियाँ है वो तार्किकता लिए हुए है। जी सर। बहुत अच्छा। आप ये बताइए भक्ति काल में आपको कौन से कवि पसंद है? जी सर, भक्ति काल में कबीरदास जी पसंद है सर। कबीरदास जी क्यों पसंद है? जैसे कबीरदास जी की, जैसे दोहों या पदों में हम देखें तो इन्होंने तत्कालीन रूप से समाज सुधार का एक बहुत ही बड़ा आंदोलन खड़ा किया, और समाज को एक जागृत अवस्था में लाकर जो समाज में व्याप्त कुरीतियाँ, आडंबर जो भी पाए जाते थे, उनके ऊपर करारी चोट की, बड़ा कटाक्ष करके लोगों को उन कुरीतियों या समाज में व्याप्त बाह्य आडंबरों के विरुद्ध उनको जगाकर एक समाज सुधार का बहुत बड़ा कार्य किया। इसीलिए मेरे को कबीरदास जी पसंद है सर। और यही आधुनिक काल में हम नागार्जुन में ठीक। पाते हैं। जी सर। हाँ ठीक है। इनकी वर्तमान में क्या प्रासंगिकता है? जी सर, कबीरदास जी की वर्तमान में भी वही प्रासंगिकता है जो कबीरदास जी के समय व्याप्त थी, क्योंकि वर्तमान समय में भी जो कबीरदास जी ने जिस प्रकार की चेतावनी दी थी, या जिस प्रकार की समाज को सुधारने में जो योगदान दिया था, उसके बाद भी आज समाज में कई तरह की समस्याएं, बुराइयां हमारे सामने देखने को मिलती है, जो कबीर की उक्तियों की करारी चोट से ही उनको सुधारी जा सकती है। जी आपने सर। कहा था कि वर्तमान में नागार्जुन आधुनिक काल के कबीर कहा जाते हैं। तो दोनों में क्या समानता है? नागार्जुन और कबीरदास क्या समानता है? जी सर, जैसा कि मैंने अभी बताया था कबीरदास जी की विशेषता के बारे में, जो कबीरदास जी समाज सुधार की बात करते हैं, वही नागार्जुन भी प्रगतिवाद में समाज सुधार की बात करते, व्यवस्था परिवर्तन की बात करते, व्यवस्था में व्याप्त कुरीतियों के बारे में बात ठीक। करते, उनके ऊपर करारा व्यंग करते हैं। जी सर। ठीक है। कबीरदास जी में प्रगतिशील तत्व मिलते हैं क्या? जी सर, कबीरदास जी में प्रगतिशील तत्व मिलते हैं।
से? जैसे सर वो अपनी दोहों या रचनाओं के माध्यम से समाज को एक निश्चित धारा की तरफ बहाना चाहते हैं। वहीं नागार्जुन भी वर्तमान युगीन परिस्थितियों को भविष्य के संदर्भ में जोड़कर उन कुरीतियों पर चोट करके एक एक जी मिनट। सर। अच्छा, प्रगतिशील तत्वों से आप क्या समझते हैं? जी सर, प्रगतिशील तत्वों से तात्पर्य यही है कि समाज में प्रगति करना। एक हिसाब से देखें तो प्रगति की राह ही प्रगतिशील है। ये प्रगति क्या मतलब प्रगति काल में ही आई है? इससे पहले कहीं भी प्रगति दिखाई देती है? प्रगति तो हर युग में रहती होगी। जी सर, प्रगति काल और प्रगतिवाद और प्रगतिशील में हम अंतर देखें तो जैसे कि नामवर सिंह कहते हैं कि कुछ आलोचक प्रगतिवाद और प्रगतिशील को एक ही मानते हैं, लेकिन प्रगतिशील तत्व हम आदिकाल से ही हमें देखने को मिल जाते हैं। वहीं प्रगतिवाद छायावाद के बाद उपजा हुआ काल है। दोनों में क्या अंतर है? वो प्रगतिशील आगे कह बाद में जी क्या सर, अंतर है? वो आगे कहते हैं सर कि नामवर सिंह जी कहते हैं कि हालांकि कुछ आलोचक इनमें अंतर करते हैं, लेकिन इनमें अंतर नहीं समझना चाहिए। छायावाद के बाद ही वास्तविक प्रगतिशीलता के तत्व देखे जाते हैं। में अंतर नहीं है तो फिर कबीरदास जी में तो बहुत पहले हुए हैं, प्रगतिवाद से पहले। तो फिर वो सर प्रगतिशील कुछ तत्व कैसे हैं? जी सर, वही मैं आ रहा हूँ सर। नामवर सिंह जी कुछ आलोचकों का मत मानते हैं, बाकी वास्तव में आदिकाल से ही प्रगतिशील तत्वों को बताया गया है सर। कैलाश जी, मेरे प्रश्न समाप्त हुए। मैं आगे सदस्यों को आमंत्रित करता हूँ प्रश्न। हाँ कैलाश जी सर, नमस्कार। हाँ सर, नमस्ते। भक्तिकाल पढ़ के आए हो सर आप? भक्तिकाल से प्रश्न किए जाएं। जी सर। हेलो। हाँ सर, नमस्ते सर। आवाज नहीं आ रही क्या सर मेरी? नमस्ते। हाँ सर, नमस्ते। आवाज नहीं आ रही सर? हल हाँ सर, पूछिए सर। हाँ नमस्ते। हाँ सर, अब आ रही। आ रही है ना सर आवाज? अच्छा। मैं पूछ रहा था भक्ति काल में जैसे भक्ति काल के आप जो विभाजन किया गया है उसके बारे में बताइए सर। जी सर, भक्ति काल को भक्ति काल जी की सर, कौन कौन सी भक्ति धाराएं काल हुई को है? आचार्य शुक्ल ने दो भागों में बांटा है, निर्गुण संप्रदाय और सगुण संप्रदाय। फिर उनको निर्गुण और सगुण को वापस दो उपभागों में विभाजन किया है सर। निर्गुण को संत काव्य और सूफी काव्य, और सगुण को कृष्ण भक्ति काव्य धारा और राम भक्ति काव्य धारा। जी सर। अच्छा, एक ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी भी इन्होंने कहा था क्या सर कुछ? जी सर, ज्ञान या मार्गी किसी और और प्रेम मार्गी। आलोचक ने? जी। जी सर। इन्हीं ने कहा था आचार्य शुक्ल ने, या किसी और आलोचक ने कहा था सर ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी? ऐसा भी कुछ आता है? जी सर, जहाँ तक मैं याद कर रहा हूँ सर, पूरा कंफर्म तो नहीं हूँ, पर आचार्य राम कुमार वर्मा ने कहा था सर। अच्छा, तो आप पूरा भक्ति काल पढ़ के आए या इसमें भी कोई धारा विशेष ही आपने पढ़ी है सर? जी सर, पूरा भक्ति काल देखा था सर। अच्छा, तो कैलाश जी सर ये बताइए कि भक्ति काल में जो संत कवि या जो भी कृष्ण भक्त राम भक्त कवि हैं उनकी नारी विषयक क्या धारणा रही है, उस पर आप थोड़ा प्रकाश डालिए। जी सर, तुलसीदास जी की नारी विषयक दृष्टिकोण के बारे में बात करना चाहता हूँ। तुलसीदास जी की जैसे बहुत सारी पंक्तियों विशेष को लेकर आलोचकों में मतभेद रहा है। जो तुलसीदास जी के ऊपर आरोप लगाते हैं कि ये नारी विरोधी है या नारी को हीन बताना चाहते थे, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। जी सर। नहीं, मैं संपूर्ण भक्ति काल की बात कर रहा था सर।
उसके हिसाब से आप अगर आप किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं तो नारी को किस रूप में इन्होंने चित्रित किया है, उसके बारे में थोड़ा जानना चाह रहा हूँ। प्रश्न नहीं समझा सर। मतलब पूरे भक्ति काल में जिस संतों की, या जैसे अपने ये कृष्ण भक्त कवि हैं या सूफी कवि हम्म। हैं, तो नारी विषय क्या दृष्टिकोण रहा है, नारी को किस रूप में, मतलब कामिनी, या फिर जैसे इनको हीन दृष्टि से देखा है, किस तरह से इन्होंने देखा है, वो जानना चाह रहा था। जी सर, जैसे हम संत काव्य की बात करें तो वहाँ नारी को, जैसे जहाँ उनका ज्ञान पक्ष प्रदान होता है, वहाँ वो नारी को कामिनी रूप की निंदा करते हैं। वहीं हृदय पक्ष या भाव पक्ष प्रदान होता है, वहाँ स्वयं वो नारी बनकर उनका रूप वर्णन करते हैं। वहीं तुलसीदास जी की बात करें या राम काव्य की बात करें तो वहाँ नारी को उच्च बताने का ही प्रयास किया है। कुछ महाकाव्य या प्रबंध काव्य में खलनायकों के पात्रों के द्वारा नारी के बारे में कुछ कथन आए हैं, लेकिन वो महाकाव्य है, इसलिए नारी के बारे में कुछ कथन आ सकते हैं। बाकी उसमें भी नारी का प्रति सकारात्मक रवैया ही रहा है। उसके बाद जी। सर जी सर। अच्छा, अगर भक्ति काल की प्रधान भाषा की बात की जाए तो आप किसे प्रधान भाषा मानेंगे भक्ति काल की? जी सर, प्रधान भाषा की बात करें सर, तो जैसे ब्रज भाषा और अवधी भाषा, दोनों भाषा देखने को मिलती है सर। नहीं, मुख्य भाषा किसको माना जाएगा, ब्रज और अवधि में से भी आपको एक को चुनना पड़े तो? तो ब्रज भाषा ही मानेंगे सर। जी। जी सर, अच्छा, जैसे एक अवधि भी प्रश्न साथ मेरा। साथ चलती रही सर। जी सर। जी 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 जी। अच्छा, व्याकरण से कुछ प्रश्न पूछे जाएं सर आपसे। जी सर, पूछिए सर। सर, भाषा किसे कहते हैं? जी सर, भाषा, सर भाषा अभी नहीं बता पा रहा हूँ सर। चलिए, कोई बात नहीं सर। अ, एक होता है वाच्य, जी सर। उसको आप बता पाएंगे वाच्य क्या होता है? जी सर, वाच्य तो जैसे वाक्य का ही रूप होना चाहिए सर, पूरा कंफर्म नहीं, नहीं है सर वाक्य अलग होता है और वाच्य अलग होता है सर, कोई बात नहीं। जी सर। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, वाक्य जो रचना के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? वाक्य क्या सर? जी जी, वाक्य। सर नहीं बता पाऊंगा सर। अच्छा, कोई बात नहीं। अच्छा, आप भक्ति काल पढ़ के आए हो, तो मेरा जी एक सर। प्रश्न है कि अगर हिंदी साहित्य में भक्ति काल नहीं हो तो उसका क्या रूप हमारे सामने आए, अभी वर्तमान परिस्थिति में देखा जाए? अभी हम देखते हैं कि आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल और आधुनिक काल है। अगर आदिकाल के बाद सीधा रीतिकाल हो तो क्या कोई विशेष प्रभाव पड़ सकता है हिंदी साहित्य पे, या कुछ रूप बदल सकता है उसका, जो हम देख रहे हैं वैसा हो या ना हो, या क्या परिवर्तन हम देखेंगे? जी सर, बिल्कुल अधिक, जैसे भक्ति काल अगर हिंदी साहित्य में न हो तो हमारे साहित्य पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा सर। क्योंकि साहित्य में भक्ति काल ऐसा काव्य है जिसे डॉक्टर ग्रेसन ने स्वर्ण युग कहा था, जिसमें जनता या आम जनता विशेष भक्ति काल में एक बड़ा समूह इस काल में जुड़कर सामने आया था सर। और एक हिंदी साहित्य की नींव कह सकते हैं सर इसको। तो ये नहीं होने से हमारे साहित्य पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा सर। जी। अच्छा, अगर आपको ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाने के लिए कहा जाए तो आप क्या पढ़ाना चाहेंगे सर, कुछ पढ़ाइए ब्लैक बोर्ड पर। जी सर, ब्लैक बोर्ड पर मैं रजिया के सोर्टे पढ़ाना चाहूँगा सर। जी नमस्कार मित्रों, आज हम रजिया के सोर्टे पढ़ेंगे। जैसे मैं एक सोर्टा सुनाता हूँ, उसके बाद हम उसका वाचन करेंगे। काली गणी कुरूप कस्तूरी कांटा तुले, शक्कर गणी स्वरूप रोड़ा तुले राजिया। तो इसमें इस जी सोर्टा में हम्म,
कृपाराम खेड़िया कहते हैं कि जो काली गणी कुरूप, जैसे कस्तूरी काली होने पर भी गुणवान मानी जा रही है, और शक्कर बड़ी स्वरूप ये होने पर भी वो रोड़ा तुल रही है। इसका भावार्थ ये है कि जो गुणवान व्यक्ति होते हैं उनकी संसार में कद्र कम होती है, जो गुणहीन है उनकी कद्र ज्यादा हो रही है। जी सर। जी, आइए बैठ जाइए। अच्छा, अ, ये कृपाराम खिड़िया जी ने राज्य के सोटे लिखे हैं, जी तो सर। लिखे तो कृपाराम जी ने हैं, लेकिन कहा राज्य के सोटे जाता है इनको, तो इसके पीछे क्या कारण है? सर ये कृपाराम खेड़िया का रजिया नाम का या राजिया नाम का सेवक था, जो निसंतान होने पर काफी दुखी रहता था। तो जी कृपाराम खेड़िया का ये सेवक था, तो उन्होंने एक बार इनको चिंतित होते देखा, तो उन्होंने उनको कहा कि चिंतित होने की जरूरत नहीं है, और उनके स्मृति में इन्होंने 130 सोरठे लिखे और उसको आजीवन अमर कर दिया। जी सर। जी जी, बहुत बढ़िया सर। अच्छा, राजिया ही नाम था या और कुछ नाम था उनका, उसके जो सेवक थे कृपाराम जी के? जी सर, रजिया या राजिया यही था सर, इसके बारे में मेरे को ज्यादा जानकारी नहीं। चलिए, बहुत बढ़िया। मेरे प्रश्न जी समाप्त सर। हुए सर, आपका जी सर। साक्षात्कार भी समाप्त हुआ। धन्यवाद। जी सर, धन्यवाद।